डाकिया दरवाजे की ओर से आई आवाज़ से मैं चौंक पड़ी। मैंने देखा मेरी मेड कांता दरवाजे की तरफ जा रही थी। इधर मैं तेज़ी से बेडरूम की ओर बढ़ी और अपने बिस्तर पर निडाल होकर पड़ गई। मुझे बेडरूम की ओर जाते देख कांता को निश्चित ही आश्चर्य नहीं हुआ होगा, क्योंकि वह मेरी मनोस्थिति समझती थी। मन बेवजह आशंकित हो उठा था। मेरी आंखें पलकों का बोझ नहीं सह पा रही थी। पलकें आंखों पर झुक आई और अनायास ही बंद पलकों में मेरा अतीत तैरने लगा। मैं और राजेश एक ही कॉलोनी में रहते थे। राजेश का परिवार नया नया ही उस कॉलोनी में आया था। मैं और राजेश दोनों एक ही कॉलेज में प्रथम वर्ष में पढ़ते थे, लेकिन सेक्शन अलग थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे। उस दिन हमारे कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन था। इस प्रतियोगिता में कुल 9 प्रतिभागी थे और लड़की प्रतिभागी केवल मैं थी। मैं विषय के पक्ष में बोलने वाले प्रतिभागियों की पंक्ति में बैठी थी और विपक्षी 4 प्रतिभागी हमारे सामने की पंक्ति में बैठे थे। विपक्षियों में से एक लड़का जो मेरे ठीक सामने बैठा था, अन्य लोगों की नज़र बचाकर बार बार मुझे देख रहा था। मैं पहले तो स्वयं को असहज महसूस कर रही थी, लेकिन बाद में अनजाने में मैं भी इस खेल में शामिल हो गई। 4 प्रतिभागियों के बाद मेरा नंबर आया और मैं अपनी तैयारी और विपक्ष में बोलने वाले दोनों लड़कों के पॉइंट्स के आधार पर अपनी समझ से अच्छा ही बोल आई। मेरे बाद में विपक्ष से जिसका नाम पुकारा गया वह मुझे चोरी छुपे देखने वाला लड़का राजेश था। उसने मेरे कुछ बिंदुओं को काटते हुए अपने तर्क दिए। मैंने उसे ध्यान से सुना और सुनकर हंसी भी बहुत आई थी। बाद वाले अन्य प्रतियोगी क्या बोले, मैं उनकी ओर कतई ध्यान नहीं दे सकी। प्रतियोगिता के बाद हमारा पहला परिचय हुआ। बातचीत के दौरान हमें ज्ञात हुआ कि हमारे मकान आसपास ही थे। केवल एक मकान हमारे बीच में था। राजेश का बातचीत का अंदाज मुझे लुभा रहा था और हम बड़ी देर तक बातें करते रहे। यह संयोग था कि इसके 2-3 दिन बाद जब मैं अपने मकान की छत पर टहलती हुई एक नोवेल पढ़ रही थी, राजेश भी उसकी छत पर आ गया था। अनायास ही हमारी नज़रें मिली और हम दोनों मुस्कुरा दिए। इसके बाद अक्सर एक दूसरे को देखने की ललक में हम छत पर चले जाते थे। कभी कभार ऐसा भी होता था कि एक के छत पर नहीं आने पर दूसरे को निराश होना पड़ता था, लेकिन फिर अघोषित रूप से हमारा समय निश्चित हो गया और यथासंभव हम ठीक समय पर छत पर होते थे। अधिक दिनों तक यूं एक दूसरे को दूर से निहारने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि एक दिन हमारी मुलाकात कॉलेज के कॉरिडोर में हो गई। इसके बाद तो हम अक्सर मिलने लगे। एक दिन राजेश ने मुझसे बातचीत के दौरान कहा, कामिनी, मेरे साथ कल मूवी देखने चलोगी? मैंने संकोचवश उस समय तो कोई वादा नहीं किया, पर बाद में एक सहेली से सलाह ली तो मेरी हिम्मत बंधी। अगले ही दिन हम मूवी देखने गए। इतना नज़दीक बैठने का यह हमारा पहला अवसर था। हम हाथ में हाथ डाले मूवी से अधिक एक दूसरे को देख रहे थे। हमने साथ में मूवी देखी ज़रूर, पर बाहर निकलकर यह नहीं बता सकते थे कि मूवी में क्या देखा था। उस दिन के बाद तो हमारी दोस्ती को मानो पंख ही लग गए। पता ही नहीं चला कि कब हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर हमारा एक एक पल एक दूसरे की यादों के पहरे में बीतने लगा। हमारी सावधानी के कारण हमारे पेरेंट्स को हमारे संबंधों का अनुमान भी नहीं लग सका था। पढ़ाई में तो हम लोग कोई कोताही नहीं करते थे, पर घर और कॉलेज के अलावा हम दोनों का शेष दुनिया से जैसे कोई वास्ता ही नहीं रह गया था। किसी घरेलू उत्सव में भाग लेने के लिए एक दिन मम्मी ने अपने पीहर मतलब मेरे ननिहाल जाने का कार्यक्रम बनाया। राजेश को बातों बातों में पिछले दिन मैंने यह बात बताई थी। राजेश को यह भी पता था कि दिन में पापा ऑफिस जाने के कारण घर पर नहीं होते थे, सो वो मुझसे मिलने घर आ गया। मैं उसे देखकर चौंकी। मुझे उसका यूं अचानक आना अच्छा तो लगा था, पर फिर भी उसे वापस लौट जाने को कहा। मैं डर रही थी कि उसे आते किसी ने देख न लिया हो। राजेश ने मेरी आंखों में देखा। तुम्हारी आंखें तुम्हारे शब्दों का समर्थन नहीं कर रही है कामिनी। सच कहो, क्या तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं है?
लेकिन राजेश, अभी तुम प्लीज़ चले जाओ। किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो हमारा प्यार रुसवा हो जाएगा, हम बदनाम हो जाएंगे। राजेश ने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसने क्षण भर को मेरी आंखों में देखा और मैं कुछ और कहती उसके पहले ही आगे बढ़कर मुझे अपने आगोश में लेकर मेरे होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। मैं कुछ देर कसमसाई और उससे आज़ाद होने की कोशिश की, पर मेरा निर्बल विरोध क्षण क्षीण होता चला गया। फिर तो लता की तरह मैं उससे लिपट गई और मेरा कांपता बदन उसकी बाहों में मोम की मानिंद पिघलने लगा। उसने मुझे अंक में भर लिया और बेडरूम की ओर ले चला। घंटे भर बाद मेरी हथेली चूम कर मुझे आश्वस्त कर वह चला गया। बिस्तर पर शिथिल पड़ी थी मैं, लेकिन मेरी सांसों में राजेश समाया हुआ था। धीमे धीमे उठी मैं और वॉशरूम में जाकर शावर लिया। अब मैं स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रही थी, लेकिन मेरे तन बदन में एक अजीब सी खुमारी बस गई थी। एक माह बाद ही वार्षिक परीक्षा होने वाली थी। हम दोनों ने खूब मेहनत की और परिणाम स्वरूप दोनों प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। हम हम द्वितीय वर्ष में आ गए थे। इसी दौरान हमारा 2 बार और संपर्क हुआ। हमें इसका पछतावा भी नहीं था। क्या हुआ जो हमने अभी शादी नहीं की थी। हम दोनों एक दूसरे को तहे दिल से प्यार करते थे और ज़िंदगी साथ बिताने को कटिबद्ध थे। मुझे गर्व था कि मेरा राजेश किस्से कहानियों वाले कुछ छिछले टाइप के प्रेमियों जैसा नहीं है। एक दिन कॉलेज में पढ़ते समय अचानक बहुत घबराहट महसूस हुई, तो मैं कक्षा छोड़कर डॉक्टर को दिखाने उसके क्लिनिक पर गई। डॉक्टर ने जो कुछ बताया उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं माँ बनने वाली थी। तीसरा महीना चल रहा था। मैं वापस कॉलेज नहीं जा सकी और भारी कदमों से बाहर निकली, स्कूटी उठाई और घर चली गई। मम्मी को तबीयत खराब होना बताकर अपने बेडरूम में जाकर लेट गई। अगले पिछले कई विचार मेरे मस्तिष्क को झंझोड़ रहे थे। सोना चाहा पर नींद कहाँ आने वाली थी। सो पड़ी रही बिस्तर पर। मम्मी ने 2-3 बार आवाज़ लगाई, तब जाकर उठी। अगले ही दिन राजेश को पार्क में बुलाकर सूचित किया तो मेरी उम्मीद के विपरीत वह खुशी के मारे चिल्लाया, ओ कामिनी, तो मैं इस छोटी उम्र में ही पापा बन जाऊंगा। थैंक यू सो मच। कब आएगा ये मेरी गोदी में। मैंने खुद रोष से कहा, पागल हो गई हो तुम। क्या होगा हमारा, कुछ पता है। अरे मैं सब संभाल लूँगा, तुम बिल्कुल मत घबराओ। मैं 2-3 दिन में ही मम्मी पापा से बात करता हूँ। हम जल्दी शादी करेंगे। सच। मैंने खुश होकर पूछा। हाँ कामिनी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। घर लौटी तो मेरा मन शांत था। तीसरे चौथे दिन जब हम दोनों का पीरियड खाली था, राजेश के बुलावे पर मैं लाइब्रेरी में उससे मिली। लाइब्रेरी में उस समय कुल 4-5 लड़के ही बैठे थे। एक तरफ थोड़ा एकांत देखकर हम दोनों भी बैठ गए। राजेश ने बिना कोई भूमिका बांधे मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, कामिनी, हम यह शहर छोड़ देंगे, क्या तुम मेरे साथ चल सकोगी। तुम हर जगह मुझे साथ पाओगे राजेश, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हम शहर ही छोड़ दें। मैंने परसों मम्मी पापा से अपनी शादी के लिए बात की थी। दोनों ने साफ इनकार कर दिया। मैं चुपचाप उठकर चला आया। कल सुबह मम्मी से अलग से बात की, उन्हें पूरी हकीकत बता दी और कहा कि हमारी शादी होना ज़रूरी है। उन्होंने कल शाम पापा को सारी बातें बताई। लंबी सांस लेकर राजेश ने पुनः कहा, सब सुन जानकर उन्होंने जो कुछ कहा मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बस कामिनी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। राजेश ने जो कुछ कहा बड़े ध्यान से सुना मैंने, लेकिन इसके बाद एक अबूझ खामोशी हम दोनों के बीच छा गई। राजेश लाइब्रेरी की रैक से निकाली हुई किताब के पन्ने पलटने लगा। उसके प्रश्न का जवाब देने की मन स्थिति नहीं थी मेरी। एक नज़र राजेश पर डालकर भारी मन से लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। 2 दिन बाद कॉलेज में अवकाश था। मैं घर पर ही थी। तब तक मन भी कुछ संयत हो गया था। लंच के बाद मैंने मम्मी को बिना किसी लाग लपेट सब कुछ बता दिया। मम्मी के पूछने पर कि क्या राजेश ने उसके पेरेंट्स को इस बात की जानकारी दी है, मैंने कह दिया कि मुझे नहीं पता। 2 मिनट कुछ सोचने के बाद मम्मी में ट्रेडिशनल मम्मी की आत्मा समा गई। बोली, तुझे नहीं मालूम कमोद, तूने कितनी बड़ी गलती कर दी है।
बस अब एक ही उपाय है, हम डॉक्टर के पास चलेंगे और इसे गिरा देंगे। मैं तेरे पापा को भी कुछ नहीं बताऊंगी और चुपचाप सब निपट जाएगा। एक डॉक्टर को जानती हूँ मैं, वह यह सब बड़ी गोपनीयता से करती है। पुलिस में भी उसकी अच्छी रसूखात है। मम्मी की बात सुनकर कांप उठी मैं। नहीं मम्मा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक बेकसूर अबोध को अजन्मा ही मार देना पाप है। आप भी तो एक औरत हैं, माँ हो, मुझे ऐसी सलाह कैसे दे सकती हो? मेरी बात सुनते ही वह बिफर पड़ी। बेवकूफ़ लड़की, पाप तो तू पहले ही कर चुकी है। कोई कसर छोड़ी है तूने जो पाप पुण्य की बात कर रही है? मैंने जो कहा है वही होगा, समझी? नाक नहीं कटवानी मुझे लोगों के बीच। कल चलेंगे हम डॉक्टर के पास। और कोई बात होती तो उनकी अवहेलना करने का साहस नहीं करती मैं, किंतु यह प्रस्ताव मेरे लिए किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं था। मैं अपने प्यार की निशानी को नष्ट नहीं होने दे सकती थी। दृढ़ स्वरों में कह दिया मैंने, नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एक हो चुकी है, अब दूसरे नहीं करूँगी। हम दोनों शादी करेंगे और यह बच्चा जन्म भी लेगा। तुम्हें इतना भरोसा है कि वह तुमसे शादी कर ही लेगा? उसने इनकार कर दिया तो? मुझे उस पर अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा है। और सोचो मम्मी, यदि उसने मना कर भी दिया तो क्या मैं किसी और से शादी कर उसको और स्वयं को धोखा दे सकूंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सच मानो मम्मी, मैं आत्महत्या भी नहीं करूंगी। मैं बच्चे को जन्म दूंगी और हर परिस्थिति से लड़ूंगी। मेरी दृढ़ता देख मम्मी हक्की बक्की रह गई। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उनकी मनोदशा देख मेरा मन उद्विग्न हो उठा। मैंने धीरे से उनके सिर पर हाथ रखा, लेकिन उन्होंने तेजी से मेरा हाथ झटक दिया। मम्मी की हालत देखकर बहुत दुखी थी मैं, लेकिन करती भी तो क्या। उनके पास से उठकर चुपचाप अपने कमरे में गई और जाकर बिस्तर पर लुढ़क गई। कब आंख लगी नहीं पता, पर देर शाम आंख खुली। मम्मी ने भी उठाने की कोशिश नहीं की थी, शायद उनका गुस्सा वाजिब भी था। मम्मी ने शायद पापा को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और हमेशा की तरह सहज भाव से ही मुझसे बात करते रहे। राजेश ने ठान लिया था कि अब यह शहर छोड़ना ही है। मेरा वजूद अब पूरी तरह से राजेश से जुड़ गया था, सो उसके निर्णय से अलग रहना न तो मैं चाहती थी और न ही यह संभव था। घर छोड़कर जाने के बाद हमारे पेरेंट्स पर क्या गुजरेगी, इसका एहसास हम दोनों को था, पर भविष्य का प्रश्न भी तो मुंह बाएं और हमारे सामने खड़ा था। हमने गुपचुप घर छोड़ने की अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। पढ़ाई छोड़ने का निर्णय कठिन ज़रूर था, पर और कोई चारा भी तो नहीं था। राजेश ने हमारी शुरुआती खर्चों के संबंध में व्यवस्था बताई कि उसके स्वयं के बैंक खाते में उसकी बचत का कुछ रुपया पड़ा था। मेरे बैंक खाते में भी कुछ थोड़ा बहुत पैसा था। कुछ मेरे पहनने के आभूषण भी मैंने सहेज लिए थे। लगभग एक सप्ताह में सब तैयारी हो जाने के बाद हम अपने सबसे नज़दीकी शहर पूना पहुंच गए। वहां करवे रोड पर एक छोटा सा मकान तलाश कर व्यवस्थित होने के बाद सबसे पहला काम हमने आर्य समाज पद्धति से विवाह करने का किया। वैसे तो हमारे लिए यह बात मायने नहीं रखती थी। हमारा दैहिक व आत्मिक मिलन तो पहले ही हो चुका था, पर सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक था। कहाँ तो स्नातक योग्यता के बाद हम दोनों का राज्य सेवा में जाने का सपना था, और कहाँ अब छोटी मोटी नौकरी की तलाश करना हमारी मजबूरी बन गई थी। इतने बड़े शहर में बिना किसी परिचय के नौकरी की तलाश बहुत ही कठिन काम था। काफ़ी कोशिश के बाद भी किसी नौकरी का जुगाड़ नहीं हुआ था। एक दिन शाम को जब बाहर से राजेश घर आया तो थका हारा होने के बावजूद उसके चेहरे पर चमक थी। नौकरी मिल गई क्या? मैंने उत्साहित होकर पूछा। नहीं, नौकरी वोकरी तो नहीं मिली, पर नए नए एक दोस्त से एक सलाह मिली है। नाम है उसका। गोली मारो न उसके नाम को। यह बताओ कि क्या सुझाया है उसने? मैंने राजेश को पानी का गिलास थामते उत्सुक होकर पूछा। पानी पीकर राजेश ने बताया, मैंने और हर्षद ने फौज में जाने का इरादा किया है और 2-1 दिन में फॉर्म भी भर कर भेज देंगे। तुम्हें तो पता है मुझे एनसीसी का भी 20 सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उससे भी मुझे मदद मिलेगी। यदि सब कुछ सही हो जाता है तो 15-20 दिन में ही 20 सप्ताह की बेसिक ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। बस एक बार सिलेक्शन हो जाए।
राजेश की आंखों में आशा की किरण झिलमिला रही थी। मैं दूर का नहीं सोचना चाहती थी। कई दिनों के बाद उसके चेहरे पर आई खुशी ने मुझे बहुत राहत दी थी। भोजन के बाद सोते समय राजेश फौज में जाने की कल्पना कर वहाँ की ज़िंदगी की बातें रस ले लेकर बताए जा रहा था कि न जाने कब मेरी आंख लग गई। अगले दिन हमने इस बात पर चर्चा की, यदि राजेश का फ़ौज के लिए चयन हो जाता है तो मैं किस तरह से अकेले में गुजारा करूँगी। पीछे से आर्थिक रूप से कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब तरह से संतुष्ट होने के बाद वह फॉर्म लेकर आया और उसकी प्रविष्टियाँ भरने लगा। लेकिन फॉर्म पूरा भरते भरते उसने निराशा से अपना सिर झटका। उसने मुझे बताया कि फॉर्म के एक कॉलम के अनुसार फ़ौज में भर्ती के लिए प्रार्थी अविवाहित होना चाहिए। अपना सपना पूरा न हो पाने से राजेश बहुत दुखी हुआ, पर उसने स्वयं पर काबू पाया और फिर नौकरी की तलाश में जुट गया। उसका प्रयास अंततः सफल हुआ और एक बैंक में उसे गार्ड का जॉब मिल गया। उस जॉब के लिए आवश्यक खानापूर्ति में उसके दोस्त हर्षद ने मदद की और उसने ड्यूटी पर जाना शुरू किया। राजेश फौज में नहीं जा सका था, पर अक्सर कहता था कि अपने बेटे को फौज में ज़रूर भेजूंगा, वह आर्मी में अफसर बनेगा। समय अपने गति से निकल रहा था। 2 माह बाद हमारे घर नया मेहमान आ गया। यह हमारा छोटा सा संसार था और हम खुश थे। हमारा बेटा कनिष्क जब 4 माह का हुआ तो एक दिन राजेश ने मुझे भी कहीं नौकरी कर लेने का सुझाव दिया। लेकिन राजेश, अगर मुझे नौकरी मिल भी गई तो नौकरी के साथ कनिष्क को कैसे संभालेंगे? घर पर कौन रहेगा? मैंने प्रश्न किया। अरे घर की चिंता न करो, कनिष्क घर का दरवाज़ा भीतर से बंद कर खेलता रहेगा, किसी को अंदर नहीं आने देगा, राजेश हंसकर बोले। सीरियसली बात करनी है या ठिठोली ही करोगे? कृत्रिम रोष दिखते हुए कहा मैंने। नाराज न हो कामिनी, नौकरी मिल जाएगी तुम्हें तो कनिष्क को संभालने के लिए कोई मेड रख लेंगे। सुनकर मैं कुछ आश्वस्त हुई और राजेश ने मेरे लिए भी जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। राजेश के बैंक मैनेजर की सिफारिश से जल्द ही मुझे एक प्राइवेट कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का काम मिल गया। ईश्वर मेहरबान था, हमें एक मेड भी मिल गई। इसकी तलाश में भी हमें राजेश के मित्र हर्षद की मदद मिली थी। हमारी ये मेड कांता अनपढ़ थी लेकिन बहुत संजीदा औरत थी और मुझसे कुछ 3-4 साल ही बड़ी थी। कुछ ही दिनों में उसने अपने सलीकेदार काम और कनिष्क की सही साज संभाल से हमारा विश्वास जीत लिया। हमें महसूस ही नहीं होने दिया उसने कि वह कोई बाहरी इंसान है। कनिष्क 1 साल का हुआ तो बड़ी धूमधाम से हमने उसका पहला बर्थडे मनाया। इस अवसर पर हमें हमारी मम्मी पापा बहुत याद आए। कुछ क्षणों के लिए मन उदास भी हुआ। पता नहीं उन्होंने कभी हमारे बारे में सोचा भी होगा या नहीं। हमें उनकी याद तो आती थी और घर छोड़कर चले आने का दुख भी था, पर वापस उनसे मिलने जाने के ख्याल को दिल में कभी बसने नहीं दिया। हम नहीं चाहते थे कि उनकी और हमारी शान जिंदगी में कोई खलल पड़े। हम अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक मनहूस दोपहर में राजेश की बैंक से आए 2 कर्मचारियों ने मेरी कंपनी में आकर मुझे जो सूचना दी उससे मेरे पांव तले की ज़मीन ही खिसक गई। उन्होंने बताया कि उनके बैंक में डकैती की नीयत से आए 2 बदमाशों को रोकने पर एक ने राजेश पर गोली चला दी। सीने के पास गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। रोते हाँफते मैं उनके साथ अस्पताल पहुंची। 10 मिनट तक तो मुझे राजेश से मिलने ही नहीं दिया गया, लेकिन बाद में डॉक्टर्स ने मुझे बाहर निकाल कर मेरा परिचय मिलते ही मुझे तुरंत राजेश के पास भेज दिया। राजेश की आंखें बंद थी, मैं खामोश खड़ी थी, नहीं समझ पा रही थी कि मुझे उसे पुकारना चाहिए या नहीं, कहीं मेरी आवाज़ उसके लिए हानिप्रद नहीं हो जाए। उसके नाक में ऑक्सीजन सिलेंडर की ट्यूब लगी हुई थी। हाथ की नस में भी एक सुई वाली ट्यूब लगी हुई थी। तभी एक डॉक्टर भीतर आया। सामने लगी हुई हार्ट मॉनिटर स्क्रीन पर चल रही रंगीन रेखाओं को उसने ध्यान से देखा और मुझे बाहर जाने के लिए हाथ से इशारा किया तो अचानक उसका हाथ पेशेंट टेबल पर रखी छोटी सी बोतल को छू गया और बोतल नीचे जा गिरी। मैं आवाज़ सुनकर ठिठक कर रुक गई। आवाज़ शायद राजेश के कानों में भी पड़ी और उसकी नज़र मुझ पर पड़ी।
कामिनी, कमज़ोर लड़खड़ाती आवाज़ में उसने पुकारा। इसके साथ ही उसने अपने हाथ से ऑक्सीजन की ट्यूब नाक नाक से निकाल दी। डॉक्टर अरे अरे कहता हकबका कर ट्यूब वापस नाक में डालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन राजेश ने रोक दिया और मुझे पास आने का इशारा किया। मैं तेज़ी से उसके पास पहुंची। कामिनी, अपना साथ इतना ही था, मैं जा रहा हूँ। राजेश की सांस उखड़ रही थी। अपना और कनिष्क, पूरी शक्ति लगाकर उसने अपने अंतिम शब्द कहे। डॉक्टर ने उसकी खुली आंखें बंद कर दी। मैं बेतहाशा चीख पड़ी। मेरी चीख और रुदन की आवाज़ सुनते ही एक नर्स भीतर आई और मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले गई। सब खत्म हो गया था। राजेश हमारी दुनिया से बहुत दूर जा चुका था। करीब 15 दिन बाद बैंक मैनेजर एक अन्य बैंक कर्मी के साथ राजेश की कर्तव्यनिष्ठा के पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए का चेक देने हमारे घर आए तथा उसके जीवन बीमा आदि की राशि प्रोसेस होने के बाद पहुंचा देने का आश्वासन भी दिया। मेरी समझ में राजेश ने अपना कर्तव्य पूरा किया था, अतः उसकी मौत की एवज में चेक लेने से मैंने इनकार कर दिया। लेकिन मैनेजर साहब के बहुत आग्रह करने पर बेमन से ही सही स्वीकार करना पड़ा। लगभग 1 माह में राजेश के लिए दी जाने वाली अन्य समस्त राशि का चेक भी मैनेजर साहब ने भिजवा दिया। राजेश के जाने के साथ ही मेरे जीने की चाहत भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन कनिष्क के लिए मुझे जीना था, सो जीती रही। कांता ने मेरे साथ नहीं छोड़ा, वह मेरे घर की एक सदस्य ही बन गई थी। अब तो कनिष्क का तो पूरा ध्यान रखती थी, मेरी दिनचर्या का भी उसको पूरा ख्याल रहता था। मेरा चाय पीने का समय कब होता है, कब खाना खा लेना चाहिए, सभी बातों का मुझसे अधिक ध्यान वह रखती थी। सच कहूँ तो एक तरह से मेरी गार्जियन ही बन गई थी वह। कुछ समय बाद मेरा काम देखते हुए मेरी कंपनी ने मुझे पदोन्नति भी दे दी थी। कनिष्क मेरी और कांता की देख रेख में पलता बढ़ता रहा। बालपन की मनोहारी उछल कूद व किशोरावस्था की चंचलता को फांदते हुए अब कनिष्क युवावस्था की दहलीज पर पांव रख चुका था। उसने 12वीं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ली थी। मैं इस बात को भूली नहीं थी कि राजेश उसे फौज में भेजना चाहता था, इसलिए जब तब उसे इसके लिए प्रेरित करती रहती थी। इसका असर हुआ और फौज में जाने का जज्बा उसके जहन में समा गया। अब मेरा काम खत्म हो गया था। कनिष्क ने शॉर्ट सर्विस कमीशन की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। शारीरिक परीक्षण व इंटरव्यू से निकलने के बाद स्वास्थ्य परीक्षण भी हो गया और तब ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 49 सप्ताह की ट्रेनिंग के लिए चेन्नई चला गया। मैं अपने राजेश की ख्वाहिश को परवान चढ़ता देख बहुत खुश थी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कनिष्क घर लौटा तो वह फौजी की ड्रेस में था। मेरा बेटा अब एक बलशाली ओजस्वी जवान नजर आ रहा था। घर आते ही उसने मेरे पांव छुए और कांता को भी प्रणाम किया और फिर अपने पिता की तस्वीर के पास जाकर नमन किया। मेरी आंखें खुशी से छलछला आई और उसे अपने वश से लगा लिया। कांता ने भी उसके माथे को प्यार से चूमा। मैंने देखा कांता की आंखें भी भर आई थी। मेरा बेटा आर्मी ऑफिसर बन गया था। मेरी डबडबाई आंखों ने तस्वीर में बैठे राजेश को निहारा और शिकायत भी की कि आज तुम क्यों नहीं हो। बीवीजी डाकिया आया था। कांता ने आकर मुझे अतीत से जगा दिया। बिना रुके 1 मिनट में आई, यह कहकर वह वापस कमरे से बाहर चली गई। कनिष्क को आर्मी की ड्यूटी ज्वाइन किए लगभग 1.5 माह होने को आया था। किसी अनहोनी की आशंका में मैं धड़कते दिल से कांता का इंतज़ार करने लगी। कांता ने लौटकर अपने हाथों में थामा पत्र मुझे दिया और पहले भी आई थी पर आप सो रही थी कहकर बाहर निकल गई। शीघ्रता से पत्र खोलकर देखा। पत्र कनिष्क ने लिखा है। यह देख मेरी सांस में सांस आई। पत्र में लिखी इबारत एक सांस में पढ़ डाली मैंने। लिखा था, मेरी अच्छी और प्यारी माँ, चरण स्पर्श। अपने पहले वेतन की राशि 23,000 रुपये मैंने आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी है। मेरा काम तो आपके दिए हुए पैसे से अगले महीने तक चल जाएगा। मेरी चिंता मत करना। आशीर्वाद दो माँ कि आपके व भारत माँ के प्रति मेरा प्यार, और अभी बस इतना ही, ड्यूटी पर जाना है। कांता मौसी को मेरा प्रणाम कहना।
कनिष्क ने पत्र को चूमा और हृदय से लगा लिया। पलकों की कोरों से छलक आए अश्रु बिंदुओं को पोंछकर पत्र हाथ में लिए मैं राजेश की तस्वीर के सामने पहुंची। तुम्हारे बेटे का पत्र आया है राजेश। मुझे ज़रूरत नहीं, फिर भी उसने अपनी पहली तनख्वाह भेजी है। उसे आशीर्वाद दो प्रिय। न जाने कब तक यूं ही खड़ी मैं राजेश को देखती रही, जो मेरे लिए तस्वीर नहीं था। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।